हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशुल गुप्ता। मैं आईआईटी रुड़की से हूं और आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं। टू ब्लॉक सिस्टम फ्रिक्शन फोर्स की एक एप्लीकेशन है और मैंने नोटिस किया है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसमें। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बहुत आसान तरीके से इसको समझा सकूं कि अगर फ्रिक्शन समझने में दिक्कत भी होती है आपको, तो भी आपसे ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली इस टाइप के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए। तो पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर रखा होता है, उनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होता है, मतलब म्यू की वैल्यू ज़्यादातर गिवन होती है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेट्स टेक 0.6। तो दो ब्लॉक्स रखे होते हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी या ऐसा कुछ भी नाम होगा, और उनके बीच के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन होगी 0.6 या 0.4 या 0.5। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इनमें से किसी एक ब्लॉक पर फोर्स आगे की तरफ लगा हुआ होगा। मैंने इस बार नीचे वाले ब्लॉक पर लगाया है, सेकंड क्वेश्चन में ऊपर वाले पर लगाएंगे। तो एक ब्लॉक पर आगे की तरफ फोर्स लगा दिया और अब पूछते हैं कि क्या ये ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे या इनमें से एक ब्लॉक आगे चला जाएगा, दूसरा पीछे छूट जाएगा, या फिर पूछते हैं कितना फोर्स लगा है कि इनके बीच स्लिपिंग शुरू हो जाए। तो इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पहले तो उनको लगता है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा ये पता करना है, और दूसरा कौन से ब्लॉक पर आगे कौन से पर पीछे लगेगा, और सर हम कैसे पता करें स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी। तो बच्चों, इस सिस्टम को आप ऐसे समझ लो कि ये ना मतलब होममेड ट्रिक है और इट विल वर्क ऑन ऑल द केसेस ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। पर ऐसा भी मत सोचना कि सर हमें ट्रिक्स पढ़ा रहे हैं। भाई ट्रिक्स नहीं है, चूंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो मैंने कुछ तरीका सोचा था जो अभी तक तो सब जगह वर्क कर रहा है। तो आप इन दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग ड्रॉ कर लो, ठीक है। मान लो ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग हैं। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करने में कुछ नहीं जाता, राइट। थोड़ी देर के लिए अज्यूम किया है कि बी ब्लॉक ये है जिसको आप खींच रहे हो। किसको खींच रहे हो? बी को। उसको आगे बना लो, वो 10 kg का है, और उस पर अपना फोर्स लगा दो F, जो भी वैल्यू गिवन है, अभी वैल्यू ले लेंगे कुछ। और जो दूसरा ब्लॉक है वो पीछे है ए ब्लॉक। और अब थोड़ा सोचो, जब आप बी को आगे खींच रहे हो तो ए को आगे कौन खींचेगा? आपने तो फोर्स बी पे लगाया है, तो फिर ए आगे आएगा ही क्यों? तो तुम सोचोगे कि ए पर बहुत सारे फोर्सेस लिख रहे हैं, तो मैं ए पर तुम्हें दिख रहा होगा, ए ब्लॉक पर तुम्हें दिख रहा होगा सर नीचे की तरफ mg लग रहा है, mag लिख दिया। ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, ये किसके बीच का नॉर्मल है? ए और बी के बीच का नॉर्मल है। लेकिन सर आगे की तरफ तो ए पर कोई फोर्स नहीं लगा, तो फिर ए आगे जाएगा ही क्यों? तो उस चीज को समझो कि ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की एक खासियत होती है कि फ्रिक्शन कभी भी चीजों के बीच स्लिपिंग नहीं चाहता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बी ब्लॉक आगे निकल जाता और ए ब्लॉक पीछे छूट जाता, और थोड़ी देर बाद ए ब्लॉक नीचे गिर जाता, इनके बीच स्लिपिंग हो जाती। जैसे कैरम बोर्ड में सबसे नीचे वाली गोटी को मारते हैं ना, तो वो स्लिप करके निकल जाती है, ऐसे ही बी ब्लॉक आगे स्लिप करके निकल जाता और ए ब्लॉक वहीं पर छूट जाता। ऐसा कब होता? जब फ्रिक्शन नहीं होता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इनके बीच स्लिपिंग हो जाती। तो अगर फ्रिक्शन है तो वो क्या चाहेगा कि इनके बीच स्लिपिंग ना हो। तो फिर फ्रिक्शन स्लिपिंग को कैसे रोक सकता है? बी आगे जा रहा है, ए पीछे छूट रहा है, तो फ्रिक्शन बी को पीछे रोकने की कोशिश करेगा और ए को आगे खींचने की कोशिश करेगा। ए पर आगे लगेगा, बी पर पीछे लगेगा। लेकिन जैसे ही ये वाली फिगर बनाते हैं लोग फिर से कंफ्यूज होने लगते, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो आप बोल रहे हो, एग्जाम में फिर हम गलती कर जाएंगे। जल्दबाजी भी होती है, प्रेशर भी होता है। तो इसका ट्रिक ये सोचा है कि फ्रिक्शन को ऐसे बनाने की बजाय ए और बी ब्लॉक को अलग अलग मान लो। तुमने बी को आगे खींचा
और बी और ए के बीच कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को ऐसे ड्रॉ कर लो कि ये एक रस्सी है और इसका काम है फ्रिक्शन लगाना। अब सोचो अगर इनके बीच में असली में एक रस्सी होती तो वो क्या चाहती? वो चाहती कि बी और ए एक साथ चले। अगर बी आगे ले जाओगे तो रस्सी ए को भी आगे खींचेगी। खींचेगी कि नहीं खींचेगी? और जो रस्सी ए को आगे खींचेगी वही बी को पीछे रोकने की भी कोशिश करेगी। तो ये एक फ्रिक्शन को एक स्ट्रिंग पे लगने वाले फोर्स की तरह अज्यूम कर लो। समझ में आई बात? अब तुम्हें सोचना बहुत आसान हो जाएगा कि बी को आगे कौन खींच रहा है? एफ। ए को आगे कौन खींच रहा है? फ्रिक्शन। और वही फ्रिक्शन बी को पीछे भी रोकने की कोशिश करेगा। अब तुम FBD बनाओगे या जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। 5 kg का ब्लॉक है A, 10 kg का ब्लॉक है B। A को आगे कौन खींच रहा है? A और B के बीच का फ्रिक्शन। अगर अभी भी जरा सा कंफ्यूजन हो तो सोचो एक कारपेट है। क्या है? कारपेट। और उस पर एक सोफा रखा हुआ है और तुमने कारपेट को आगे खींचा तो बच्चों सोफा आगे आएगा। तो सोफे को आगे कौन खींच रहा है? कारपेट। कौन से फोर्स से? फ्रिक्शन फोर्स से। अगर कारपेट परफेक्टली स्मूथ सरफेस का बना हो तो तुम झटके से कारपेट को खींचोगे, वो सोफे के नीचे से निकल आएगी, सोफा आगे नहीं आएगा। तो इस केस में अगर सोफा आगे आ रहा है तो उसको कौन खींच रहा है? कारपेट। कौन से फोर्स से? फ्रिक्शन से। फिर वही बात, यहां पर मैं फ्रिक्शन बनाने लग जाऊंगा ऐसे ऐसे तो वो कंफ्यूज करता है, इसलिए ऐसे मत बनाओ, ऐसे मत बनाओ। क्या कर लो? एक रस्सी मान लो, फ्रिक्शन का काम कौन कर रहा है? ये स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का फ्रिक्शन फोर्स इज शोन बाय ए स्ट्रिंग। ठीक है, थोड़ा सा अलग अप्रोच है बट काम कर जाएगी। फ्रिक्शन पीछे वाले को आगे खींचेगा और आगे वाले को पीछे रोकने की कोशिश करेगा, चाहेगा कि दोनों एक साथ रहें। फ्रिक्शन का काम मोशन को रोकना नहीं होता बच्चों, ये गलत फहमी है। फ्रिक्शन का काम होता है स्लिपिंग को रोकना। ठीक है, फ्रिक्शन स्लिपिंग को रोकता है। कभी कभी फ्रिक्शन मोशन को हेल्प भी करता है, जैसा कि ए ब्लॉक का मोशन फ्रिक्शन ही कराएगा। समझ में आया? जब आप चलते हो तो फ्रिक्शन आपको आगे फोर्स लगा के सपोर्ट करता है चलने में। कभी सोचा है फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे कैसे चलोगे? आइस के बड़ी सी स्लैब के ऊपर खड़ा कर दे, चलना मुश्किल हो जाएगा आपको। चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है। फ्रिक्शन मोशन को नहीं रोकता बच्चों, फ्रिक्शन स्लिपिंग को रोकता है। और यहां पर स्लिपिंग कैसे होने वाली थी? बी आगे जाना चाह रहा था और ए वहीं रुक जाता, तो ए अपना इनर्शिया मेंटेन करता और बी को आप खींच रहे हो तो बी आगे चला जाता है। तो स्लिपिंग को रोकने के लिए आप फ्रिक्शन को वैसे ड्रॉ करने की बजाय एक रस्सी से ड्रॉ कर दो, काम खत्म। अब बताओ, ए का अगर मोशन आगे की तरफ हुआ, मान लिया एक्सेलरेशन ए से, और बी का भी मोशन आगे की तरफ हुआ, मान लिया एक्सेलरेशन ए से, जब तक ये रस्सी की लिमिट नहीं पहुंच जाती। लिमिट से क्या मतलब है मेरा? कि जब तक फ्रिक्शन की लिमिट नहीं पहुंच जाती। फ्रिक्शन की एक लिमिट है, सुना है आपने? फ्रिक्शन की लिमिट कितनी होती है? फ्रिक्शन की लिमिट होती है जिस सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है उस पर आपको फ्रिक्शन की लिमिट निकालनी है तो आप निकालते हो म्यू एन से। इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन कौन सा है? जो ए के ऊपर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन की लिमिट हम निकाल सकते हैं। हम ए के फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल इज इक्वल्स टू MAG करेंगे तो आ जाएगा 50। 5 kg का है तो नॉर्मल आ जाएगा 50 न्यूटन, और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फ्रिक्शन की लिमिट आ जाएगी, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 0.6 × 50। तो फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है? 30 न्यूटन। जब तक इस रस्सी को 30 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाना पड़ता इनको साथ रखने के लिए, तब तक ये एक साथ सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। तो पहला काम आसान हो गया। फ्रिक्शन एक रस्सी की तरह है जिसकी एक अपर लिमिट है।
ओके, अब जब तक अपर लिमिट रीच नहीं होगी तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं पहले केस ए ले रहा हूं। पार्ट 1 में मैंने फोर्स की वैल्यू ली, मान लो बच्चों 60 न्यूटन। कितना फोर्स है? 60 न्यूटन। तो अगर 60 न्यूटन का फोर्स है तो क्या होगा? आप तुरंत ए और बी के ऊपर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन अप्लाई करने की कोशिश करो। तो ब्लॉक ए पर एक ही फोर्स है आगे की तरफ, तो ब्लॉक ए की क्या इक्वेशन बनेगी? नेट फोर्स यानी कि फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन लिखो। ब्लॉक बी की क्या इक्वेशन बनेगी? उस पर भी नेट फोर्स लिखना है। उस पर आगे कितना फोर्स है? 60 माइनस पीछे कितना फोर्स है? फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस रस्सी को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इनको साथ रखने के लिए? अभी कैलकुलेट हो जाएगा। दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 60 माइनस फ्रिक्शन प्लस फ्रिक्शन ऊपर वाला इज इक्वल्स टू 5a प्लस 10a, और फट से 60 इज इक्वल्स टू 15a आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब यहां पर 1 सेकेंड रुकना। तुमने मान लिया कि ये रस्सी जो कि फ्रिक्शन फोर्स है दोनों को एक साथ रख पा रही है। तुमने अज्यूम किया है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो एक चीज चेक करनी है, क्या इस ए की वैल्यू वापस पुट करके किसकी वैल्यू निकालनी है? फ्रिक्शन की। ठीक है, उस रस्सी में कितना फ्रिक्शन होगा? रस्सी नहीं है वहां पर, रस्सी नहीं है, वो अज्यूम करिए। ठीक है, फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू होगी? फ्रिक्शन का क्या आंसर आएगा? तो तुम पाओगे फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 5 इंटू 4 यानी कि 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इनको एक साथ मेंटेन कर लेगा, एक साथ रख पाएगा। फ्रिक्शन की लिमिट कितनी थी? 30 न्यूटन। फ्रिक्शन चाहिए कितना? 20 न्यूटन टू कीप देम टुगेदर, उन्हें एक साथ रखने के लिए। तो क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे? यस। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे? यस। कितने एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। समझ में आया? बस इतना ही सोचना है कि फ्रिक्शन को हटा के एक रस्सी बना दो, जिसको तुम खींच रहे हो उस पर फोर्स लगा दो, और जिसको तुमने टच भी नहीं किया उसको आगे कौन खींचेगा? वो रस्सी। बस वो रस्सी नहीं है, एक्चुअल में यहां पर कोई रस्सी नहीं है, इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स है। ओके, ठीक है, पक्का। एक और एग्जाम्पल करें, अब तुम्हारी बारी होगी। पहले इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर एक और एग्जाम्पल करते हैं, और मैं तुमको 30 सेकंड का टाइम दूंगा टू ट्राई इट ऑन योर ओन। और मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि ज्यादातर बच्चे इसको ठीक ही कर देंगे। ठीक है, लेकिन पेशेंटली देखते रहना। ये पहला क्वेश्चन है, मुझे 4 या 5 कराने पड़ेंगे टू मेक इट, टू कवर ऑल द पॉसिबल केसेस। ठीक है, टू कवर एवरीथिंग दैट कैन हैपन, मुझे कम से कम 5 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। ठीक है, इसको लिख लिया बच्चों? लिख लिया होगा आपने। खुद से दोबारा बाद में ट्राई करना, नए क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन को दोबारा करने से बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आती है। सेम क्वेश्चन किसी को समझाने से और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है। ठीक है, अगर आप किसी को समझा सको तो बहुत अच्छी बात है। इस बार मैं फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाऊंगा और मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं। ये है 20 kg, और इसको कितना कर दूं? इसको कर देता हूं 15 kg। इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कर देता हूं 0.8, बढ़ा दिया मैंने। ये कितना भी वैल्यू आ सकता है 0 से 1 के बीच में, और इस पर एक फोर्स लगा दिया, इस बार ऊपर वाले पर फोर्स लगा दिया। ओके, तो परेशान होने से पहले ना कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्या लगेगा, इतना डिसाइड करो कि तुम किसको खींच रहे हो, ए को या बी को। तुम किसको पुल कर रहे हो, ए को या बी को। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत ही क्लियर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार मैंने तो
ए को ही आगे फोर्स लगाया, बी को तो मैंने टच भी नहीं किया, है ना। ये तो कोई ग्रेविटी तो है नहीं जो तुमने बी पे लगा दोगे बिना टच किए, या तुम अर्थ का कोई पार्ट हो जो तुम दोनों पर फोर्स लगा दोगे बिना टच किए, या तुम्हारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो तुम दोनों पे लगा दो, या तो तुम मैग्नेटो पता है एक्समैन वाला, तो बिना टच किए तुम बी पर फोर्स लगा भी नहीं सकते। तो ए को तुमने आगे खींचा है विद फोर्स एफ, तो बी अगर आगे आया तो बी को किसने आगे खींचा होगा? बी को आगे खींचा ए ने। कौन से फोर्स से? भाई नॉर्मल तो नीचे लगाता है, ग्रेविटी नीचे लगती है, नॉर्मल ऊपर लगता है ग्राउंड से, ए से नीचे। तो ए ने बी पर आगे की तरफ कौन सा फोर्स लगाया? तो वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। एग्जाम्पल से समझाऊं? वही पुराना एक ही एग्जाम्पल लेता हूं जो पूरी क्लास में समझ में आ जाए। ये क्या है? कारपेट। और इस बार ये क्या है? सोफा। इस बार तुम सोफे को आगे खींच रहे हो तो कारपेट वहीं रुकी रहेगी या सोफे के साथ थोड़ा थोड़ा आगे खिसकेगी? तो अगर तुम धीरे धीरे खींचोगे सोफे को तो कारपेट भी साथ में आएगी। तो कारपेट को आगे कौन खींच रहा है? कारपेट और सोफे के बीच का फ्रिक्शन। सोफे की जगह एक आइस की बड़ी सी क्यूब हो और कारपेट भी एकदम स्मूथ मटेरियल की बनी हो, तुम इसको खींचोगे, ये स्लिप करके आगे आ जाएगा, ये वहीं छूट जाएगी। तो फ्रिक्शन ही है जो इन दोनों को साथ रखने की कोशिश कर रहा है। तो इनके बीच क्या बना दो? फ्रिक्शन फोर्स। तुम ए को आगे खींच रहे हो और फ्रिक्शन बी को आगे खींच रहे हो। बच्चों फ्रिक्शन को मैं स्मॉल एफ से डिनोट करता हूं, पूरा भी लिख सकता हूं बट इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे अपन, ठीक है। तो तुमने ए को आगे खींचा और बी को किसने आगे खींचा? फ्रिक्शन ने। किसके फ्रिक्शन ने? ए बी के बीच की सरफेस के फ्रिक्शन ने। तो बी पर जो फ्रिक्शन आगे लगेगा वही फ्रिक्शन रस्सी की तरह है। ए और बी के बीच का फोर्स है, एक पर आगे लगेगा तो दूसरे पर पीछे लगेगा। समझ में आई बात? तो फ्रिक्शन बी को आगे खींचेगा कि चल ए के साथ चलते हैं, और ए को कहेगा अरे रुक, बी पीछे छूट रहा है। समझ में आ रही है बात? तो फ्रिक्शन जो है बी पर आगे लगेगा, ए पर पीछे लगेगा। बस हो गया काम। अब इक्वेशन लिख दो, ये 20 kg है, ये 15 kg है। दोनों को मान लो आगे जा रहे हैं एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। और दोनों की इक्वेशन बताओ बच्चों, इस बार खुद से ही ट्राई मारो पॉज करके यहां पर, और तुम पक्के से कर दोगे। बी की इक्वेशन में आगे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ए की इक्वेशन बनेगी आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं? नेट फोर्स इस पर कितना है? आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स। इस पर कितना है? आगे का फोर्स माइनस पीछे कुछ है ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो हो जाएगा F माइनस एफ प्लस एफ बराबर 35 इंटू ए। बच्चों ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, 20 प्लस 15 हो जाएगा 35। यहां फ्रिक्शन कट जाएगा। F इज इक्वल्स टू 35A। मैंने F की कोई वैल्यू नहीं दी थी, लेट्स गिव इट सम वैल्यू। लेट्स गिव इट अ वैल्यू ऑफ 70 न्यूटन। ओके, आई वांट टू कीप द कैलकुलेशन एज लेस एज पॉसिबल। F की वैल्यू इज 70 न्यूटन इज इक्वल्स टू 35A। A आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन खुश होने से पहले क्या जरूर करना है? चेक करना है कि इतने एक्सेलरेशन के लिए, पीछे वाले को इतना एक्सेलरेशन दिलाने के लिए फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो आंसर आएगा F इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन। इस बार हमने अभी तक फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की थी। मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है फ्रिक्शन की? हमेशा फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट होती है म्यू एन। कौन से सरफेस का नॉर्मल? ऊपर वाले का नॉर्मल। ऊपर वाले सरफेस का नॉर्मल किसके बराबर होगा? ए के एम जी के बराबर। तो म्यू एम ए जी। ओके, म्यू की वैल्यू पुट करो 0.8, एम ए जी की 150,
और ये आ गया बच्चों 120 न्यूटन तक जा सकता था फ्रिक्शन। हमें सिर्फ कितने की जरूरत है? 40 न्यूटन की। तो क्या 40 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इनको साथ रख पाएगा? डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ठीक है, फ्रिक्शन कितना लगेगा? सिर्फ 40 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तुमने जल्दबाजी में फट से फ्रिक्शन की वैल्यू पहले से ही 120 रख दी तो गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तुम देखोगे एक ब्लॉक पीछे जाता दिखाई देगा, एक आगे, विच इज नॉट पॉसिबल। फ्रिक्शन 120 न्यूटन नहीं लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन अभी सिर्फ कितने फ्रिक्शन की जरूरत थी? 40 न्यूटन की। फटाफट बच्चों इसको नोट डाउन करो। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, और तीसरे क्वेश्चन में अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दूंगा, लेकिन पेशेंटली देखते रहना। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स ही करते हैं और हर साल सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। ऑनलाइन क्लासेस में पेशेंस नहीं रख पाते लोग, जैसे ही टफनेस लगती है छोड़ देते हैं, कोई इजी टॉपिक ढूंढते हैं, विच इज़ वेरी वेरी लॉस। क्योंकि आधे घंटे की बात होती है, बस आधा घंटा और पेशेंटली देखते रहो तो काम हो जाए। अब मैं क्या करने की सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं कि अब मैं ये पूछूं तुमसे कि कितने फोर्स से खींचे, कितने फोर्स से खींचे कि इनके बीच स्लिपिंग शुरू हो जाए। ठीक है, तो फिर देखते हैं। पहले इसका मास वही पुराना 10 kg, इसका मास इस बार 15 kg। नहीं, वैल्यूज तो चेंज कर देता हूं मैं हर बार थोड़ी थोड़ी। म्यू की वैल्यू 0.5 ले लेते हैं इस बार। ठीक है, म्यू की वैल्यू 0.5। तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस एफ की वैल्यू गिवन नहीं है, पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ। इनफैक्ट थोड़ा नीचे लिखूं क्या? फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ will there be slipping between the blocks? F की किस वैल्यू पर इनके बीच स्लिपिंग शुरू हो जाएगी? तो स्लिपिंग कब शुरू होगी? जब फ्रिक्शन इनको साथ नहीं रख पाएगा। जब तुम इतना ज्यादा फोर्स लगा दोगे कि फ्रिक्शन को अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाना पड़ेगा, और फिर भी ये तेजी से आगे जा रहा है, और फ्रिक्शन जो 10 kg को खींच रहा है वो उसको उतनी तेजी से खींच नहीं पाएगा। तो इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना सोचो हम किस ब्लॉक को खींच रहे हैं और फ्रिक्शन किसको खींच रहा है। इस बार तुम किसको खींच रहे हो? बी को, जो कि 15 kg का है, आगे खींच रहे हो F फोर्स से। और बी और ए किस फोर्स से जुड़े हैं? फ्रिक्शन फोर्स से, जो कि 10 kg का है। फ्रिक्शन जो है इनको एक साथ रखने के लिए ए को आगे खींचेगा और बी को पीछे रोकने की कोशिश करेगा। तो इस बार फिर से बच्चों पहले ही फ्रिक्शन की लिमिट निकाल लो, ये काम आती है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? म्यू एन। कौन सी सरफेस का नॉर्मल? ऊपर वाली सरफेस का नॉर्मल। ऊपर वाली सरफेस का नॉर्मल किसके बराबर होगा? ऊपर वाले के mg के बराबर होगा। तो म्यू mag। ओके, तो ये हो गया। अगर किसी को नॉर्मल निकालने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज नॉर्मल रिएक्शन वाली वीडियो देख लो। ठीक है, नॉर्मल निकालने में अगर दिक्कत है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस कराए थे नॉर्मल कैलकुलेट करने वाले। तो 0.5 इंटू MA इज 10, G इज ऑल्सो 10। आंसर आया 50 न्यूटन। इस बार फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन तक वो इसको आगे खींचने की कोशिश करेगा। अगर फ्रिक्शन की जरूरत 50 न्यूटन से ज्यादा की पड़ी तो फिर वो इसको इसके साथ नहीं रख पाएगा। फिर ये ब्लॉक पीछे छूटता जाएगा मतलब आएगा आगे, लेकिन दूसरा ब्लॉक ज्यादा तेजी से आगे चला जाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आए, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ विल देयर बी स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक, स्लिपिंग स्टार्ट करने के लिए किस मिनिमम फोर्स पर स्लिपिंग शुरू होगी? तो उस फोर्स पर स्लिपिंग शुरू होगी
जहां फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, अगर उसके बाद भी तुमने फोर्स बढ़ा दिया तो फिर स्लिपिंग हो जाएगी, फिर उसकी लिमिट रीच हो गई है। उससे ज्यादा फोर्स वो ए पर लगा ही नहीं सकता उसको बी के साथ रखने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो बस ए पर इस बार फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू लगाओगे तुम, जो भी मैक्सिमम लग सकती है। बी पर इस बार फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू लगाओगे, जो भी मैक्सिमम लग सकती है। बाकी जो तुम्हारा फोर्स है वो तो है ही। तो जब ए पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एफ मैक्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 50 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ये वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे फ्रिक्शन ए को खींच सकता है। ये फ्रिक्शन की लिमिट पहुंच गई। तो इस एक्सेलरेशन तक अभी तक भी ये दोनों एक साथ चलेंगे। अप टू दिस एक्सेलरेशन ये दोनों एक साथ चलेंगे। इसके बाद स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो इस एक्सेलरेशन को पहुंचाने के लिए कितना फोर्स लगाया होगा तुमने, बी के लिए इक्वेशन लिखो, F माइनस एफ मैक्स इज इक्वल्स टू मास। कितना है बी का मास, 15 kg मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना पुट करना है, 5। ठीक है, F माइनस 50 इज इक्वल्स टू 75। जब आप फोर्स लगा दोगे 125 न्यूटन, तब तक ये साथ रहेंगे। और क्वेश्चन में अगर दिया है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एट विच स्लिपिंग स्टार्ट, तो आंसर होना चाहिए 125.0001, पर ज्यादातर आंसर 125 न्यूटन ही देते हैं, कि मतलब वो दोनों तरफ से आंसर है। 125 न्यूटन तक ये साथ चलेंगे, 125 के ऊपर इनके बीच स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर स्लिपिंग शुरू करानी है तो F शुड बी ग्रेटर देन 125 न्यूटन। बच्चों ज्यादातर F इज इक्वल्स टू 125 न्यूटन आंसर दिया होता है, तो छोड़ के मत आना कि हमारे सर ने तो ये बोला था। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो ये करेक्ट है, और अगर सिर्फ ये गिवन है तो यही मार्क कर देना, छोड़ना मत। ओके, मिनिमम फोर्स एट विच द स्लिपिंग स्टार्ट, आंसर होना चाहिए 125.001, पर उसकी जगह 125 मार्क कर दे। ठीक है, अभी तुमने मुझे सॉल्व करते हुए देखा है, अभी मत मानना कि तुमको आ गया, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तुमने देख लिया, नोट डाउन कर लो, पर अभी मैंने सॉल्व किया था। नेक्स्ट पार्ट तुम सॉल्व करोगे, फिर हम मान लेंगे कि तुमको समझ में आ गया। ओके, इसको फटाफट नोट डाउन करो पॉज करके। चौथा क्वेश्चन, मैंने बोला था 5 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे मुझे समझाने के लिए, चौथे पर जा रहे हो। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट पॉज करके। ओके, अगर वो फोर्स निकालना है जिस पे स्लिपिंग शुरू हो रही है, तो पुट द फ्रिक्शन टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी पुट कर दो, मैक्सिमम। ठीक है, द स्लिपिंग विल स्टार्ट, नोट डाल के लिख लो, द स्लिपिंग विल स्टार्ट, द स्लिपिंग विल स्टार्ट when even the maximum friction fails to keep the blocks together। तो स्लिपिंग कब शुरू होगी, वो कंडीशन निकालने के लिए आपको उस रस्सी की लिमिट पहुंचानी है। वो रस्सी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, उसकी लिमिट पुट करनी। ठीक है, लिख लिया आपने। लेकिन जब तक खुद से नहीं कर लेते 2-3 क्वेश्चन, या सेम क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे नहीं कर लेते, तब तक ये मत सोचना एग्जाम में अंडर प्रेशर हम ठीक कर देंगे। अंडर प्रेशर बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ये तो तब भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन लगता है मुझे। ठीक है, 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, इस बार ये 20 kg का है और ये 30 kg का है। मैं वैल्यूज चेंज करता रहूँगा ताकि तुमको 0.5
जीरो पॉइंट ऐसी वैल्यू जो अच्छा आंसर दे दे, 9, 6, पता नहीं, आई होप अच्छा आएगा आंसर। ठीक है, तो 0.6, हाँ अच्छा आएगा आंसर। ठीक है ठीक है, ओके। इस बार मैं नीचे वाले ब्लॉक को नहीं खींचूंगा, ऊपर वाले को खींचूंगा। और क्वेश्चन वही है, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ विल देयर बी स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के बीच स्लिपिंग किस मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ पर हो जाएगी। आराम से देखो, प्यार से देखो, और अगर इस लेवल तक देख रहे हो, अगर यहां तक तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है, एक सिंगल वीडियो में तुमको 2 ब्लॉक सिस्टम समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को किसी पढ़े लिखे इंसान से शेयर जरूर करना। ठीक है, किसी ऐसे स्टूडेंट से जो तुमको लगता है कि हाँ ये बंदा डिजर्व करता है सेलेक्ट होना। ठीक है, और उसको न्यूटन्स लॉज में कुछ दिक्कत है तो उससे शेयर जरूर करना। ये 90% लोगों को दिक्कत होती ही होती है इसमें, ए बी। ठीक है, तो बी ब्लॉक जो है उसको तुम नहीं टच कर रहे हो, तुम ए को खींच रहे हो आगे एफ फोर्स लगा के, और इनके बीच की जो रस्सी है, रस्सी नहीं है, इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो बी को आगे खींचेगा, जबकि वो ए को पीछे रोकने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है बी तू आगे चल, ए आगे जा रहा है, और ए को बोलेगा ए तू पीछे रोक, बी पीछे छूट रहा है। ठीक है, ओके। तो बहुत बार बोल दी मैंने बात, आई होप अब तक तो बैठ गई होगी तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, एफ फोर्स आगे लग रहा है, इक्वेशन लिखो दोनों की। बी के लिए इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू 30 इंटू सम एक्सेलरेशन ए, और ए के लिए इक्वेशन एफ माइनस एफ, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशन को हाँ इस बार ऐड नहीं करना है, कौन सा फोर्स निकालना है, फोर्स तो हमें पता ही नहीं, ऐड करके फायदा नहीं होगा, एफ तब भी अननोन है, ए तब भी अननोन है। तो इस बार पूछा है व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ विल देयर बी स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। स्लिपिंग कब होगी? जब फ्रिक्शन कहां पहुंच जाएगा? अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर, उसके जस्ट बाद स्लिपिंग शुरू होगी। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? एफ मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एन, म्यू है 0.6, एन ऊपर वाली सरफेस का नॉर्मल है, ऊपर वाली सरफेस का नॉर्मल ऊपर वाले के mg के बराबर होगा, तो mag लिखना चाहिए था मुझे, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 200 आएगा। ठीक है, म्यू mag 200 आएगा, ये हो गया 120 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की 120 न्यूटन जा सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब पुट करेंगे, ठीक है, 120 न्यूटन, तब जो एक्सेलरेशन आएगा कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिस तक ये एक साथ मूव करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन की इतनी ही औकात है, वो इतने से ज़्यादा लग ही नहीं सकता। पीछे वाला जिसको फ्रिक्शन खींच रहा है उसको वो कभी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा एक्सेलरेशन दे ही नहीं पाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिस तक ब्लॉक साथ चलेंगे। कई बार यही पूछ लिया जाता है, ओके, कई बार एक्सेलरेशन ही पूछ लिया जाता है कि किस तक ये एक साथ चलेंगे। इस एक्सेलरेशन के लिए फोर्स कितना होगा? एफ माइनस, दोनों जगह एफ मैक्स यूज करेंगे, माइनस 120 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 4। एफ की वैल्यू आई 200 न्यूटन। जब एक्सटर्नल फोर्स 200 न्यूटन होगा तब एक्सेलरेशन 4 होगा, और तब क्या कहते हैं, फ्रिक्शन 120 पे पहुंचेगा। अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन अब और नहीं बढ़ पाएगा, और आगे वाला ब्लॉक तेजी से आगे चला जाएगा और पीछे वाला धीरे धीरे आएगा। मैं ऐसे समझ लो कि ये रस्सी फेल हो जाएगी, उसके बाद ये रस्सी खींचने लग जाएगी। होता है ना, किसी चीज़ को खींचते जा रहे हो, फिर वो एक लिमिट के बाद खींचने लग जाएगी, वो फिर बेकार हो जाएगी। ठीक है, बेकार मतलब टूटेगी नहीं, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये रस्सी खींचने लग जाएगी। मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लगता रहेगा दोनों पर ये तेजी से आगे जाने लग जाएगा, और ये बेचारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे ही टिका रह जाएगा। समझ में आया?
फिर थोड़ी देर बाद इनका कॉन्टैक्ट भी छूट जाएगा और वो पीछे गिर जाएगा और ये आगे चला जाएगा। तो वो केस करना अभी रह गया है। यहां तक देख लिया तुमने, ये वाला तो होपफुली तुमने किया होगा। ठीक है, इसको भी हटा दूं बच्चों, एक केस रह गया बस हमारा, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन आए तो गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन आए तो गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन डू इट फ्रॉम देयर। ठीक है, अब अगले केस में चूंकि लास्ट क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है मैं सारे केसेस कवर करने की कोशिश करूंगा इस तरह के क्वेश्चन में। पहले ही बोला था 5 क्वेश्चन में खत्म करूंगा, तो अपनी प्रॉमिस पर पूरा रहते हुए लेट्स टेक दिस एज 15 kg and let's take this as 5 kg and इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल्स टू 0.6। इसको आगे लगा रहे हैं फोर्स F। ठीक है, और इतना लिखते ही ये क्वेश्चन आया है तो F मैक्स की वैल्यू निकाल ही दो बच्चों, वो तो ज़रूरत पड़ेगी। F मैक्स होगा म्यू इंटू नॉर्मल एट दी अपर सरफेस, तो वो हो गया 0.6 इंटू 50, तो ये हो गया 30 न्यूटन। अच्छा, ये हमने पहले केस में भी यही वैल्यूज ली थी। तो 30 न्यूटन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, ए पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ F? मिनिमम F टू स्टार्ट स्लिपिंग। ठीक है, बहुत मेहनत कर लिया। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ F टू स्टार्ट स्लिपिंग। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 30 न्यूटन। फ्रिक्शन किसको खींच रहा है, 5 kg को या 15 kg को? अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि सर 5 kg को फ्रिक्शन खींच रहा है, 15 kg को तो हम खींच रहे हैं। 30 न्यूटन का फोर्स 5 kg को मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन देगा? फिर से बोलूं, 30 न्यूटन का फोर्स 5 kg को मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन देगा? तो तुम्हें बोलना चाहिए सर 30 डिवाइड बाई 5, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक ये दोनों ब्लॉक एक साथ रहेंगे। 6 मीटर से इस पूरे को दौड़ाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? पूरे का मास कितना है? 20 इंटू 6। आंसर आना चाहिए 120 न्यूटन। समझ में आया? तो इस लेवल पर पहुंचना है तो वही 4 क्वेश्चन किसी को समझाओ। ठीक है, किसी को समझाओ और फिर इस लेवल पर आओगे कि भाई पेन वेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हंसी मजाक वाले हैं। और एक बार बेसिक समझ में आ गया तो 2 ब्लॉक आए या 3 ब्लॉक आए, नीट में तो 3 ब्लॉक आता ही नहीं है, जेई में आ सकता है, बहुत लेंदी हो जाता है। ओके, 15 kg आगे फोर्स, 5 kg पर आगे फ्रिक्शन, पीछे फ्रिक्शन 15 kg पर। स्लिपिंग शुरू करानी है तो फ्रिक्शन को कितना पुट करना है? पुट F इज इक्वल्स टू F मैक्स। वो वाला केस ढूंढना है तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम रखो। मैक्सिमम फ्रिक्शन पर 5 kg ब्लॉक की क्या इक्वेशन बनेगी? नेमिंग कर देता हूँ AB, पता चला लास्ट वाले में कंफ्यूजन हो गया। AB, तो B पर क्या इक्वेशन बनेगी? आगे का फोर्स फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन को मैक्सिमम पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन कौन सा आएगा? जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है जिस तक ये एक साथ चलेंगे, तो इसको आएगा ये F मैक्स इज 30 डिवाइडेड बाई 5, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिस तक ये एक साथ चलेंगे। और इस एक्सेलरेशन के लिए F की वैल्यू कैसे निकालोगे? A का FVD बनाओ। ठीक है, A का FVD बनाओ। A पर आगे की तरफ F, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, कौन सा? मैक्सिमम वाला, इज इक्वल्स टू मास इनटू कितना एक्सेलरेशन? 6। F माइनस 30 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 6। F इज इक्वल्स टू 15 6 90 प्लस 30 120 न्यूटन। समझ में आया? बोले सर आप कुछ गड़बड़ी किए थे, जब आप सॉल्व किए थे तो डायरेक्ट कुछ किए थे। डायरेक्ट हम ये किए थे A प्लस B का, भाई अभी स्लिपिंग शुरू करा ही रहे ना,
अभी मैक्सिमम फ्रिक्शन को पुट किया ही, अभी स्लिपिंग शुरू नहीं हुई, इसके बाद वाले पर होती है, ये पता है तुमको। तो जब तक ये एक साथ चल रहे हैं, अगर मुझे पता है ये एक साथ चल रहे हैं, तो मैं इनका एक सिंगल एफबीडी बना सकता हूँ। सिंगल एफबीडी बनाऊंगा तो ये हो गया 20 kg का। अब वो फ्रिक्शन जो है वो इंटरनल फोर्स हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। अगर सिंगल एफबीडी बना दिया तो सिर्फ कौन सा फोर्स है, एफ, और वो कितना एक्सेलरेशन देगा, क्या कितना एक्सेलरेशन देना था उसको, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन 120 न्यूटन। लेकिन कोशिश करो ये वाली चीज पर तुम खुद से पहुंचो किसी टाइम, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करो कि खुद से पहुंचो इस क्वेश्चन पर, इस इक्वेशन पर। अच्छा, बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चों, इतने फोर्स पर स्लिपिंग हो जाएगी शुरू, पर एग्जाम में तो ये फोर्स पता नहीं होगा तुमको। तो अगर फोर्स पहले से कुछ दिया होता, लेट्स से फोर्स गिवन होता, हाँ कितना, 150 न्यूटन फोर्स गिवन होता, नहीं 180 न्यूटन फोर्स गिवन होता, 180 न्यूटन लगा दिया। अभी तुमको पता है कि इस पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, एग्जाम में तो पता नहीं होगा। एग्जाम में या तो तुम हर क्वेश्चन में पहले वो वाला फोर्स निकालो जिस पे स्लिपिंग शुरू होगी, उतना टाइम नहीं है। तो एग्जाम में क्या करोगे, तो बच्चों एग्जाम में आप कोई भी फोर्स की वैल्यू गिवन हो, अज्यूम कर लो। आई नो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन कोई भी फोर्स की वैल्यू गिवन हो, आप अज्यूम कर लो कि ये सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। अगर गलत हुआ अजम्पशन तो हम पकड़ लेंगे गलती को, चिंता मत करना। इक्वेशन लिखो बस, इस चीज पर क्लियर हो, जल्दी से जल्दी इस पर हाथ साफ करो कि सर इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। बी की इक्वेशन है F = 5a और A की इक्वेशन है F - F = 15a। और सर हमें तो एक्चुअल में दोनों की कंबाइंड इक्वेशन भी लिखना आता है, F = 20a। आप ही टाइम वेस्ट करते हो, हम तो बहुत होशियार हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आई होप तुम ये चीज़ खुद से करो किसी दिन, ठीक है, और आई होप तुम्हें खुद से ये चमके कि ये तो किया जा सकता था। 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट तो तुमने सॉल्व नहीं किया होगा एग्जाम में, तुम सीधे ये कर रहे हो। जैसे ही एक्सेलरेशन आए बच्चों, उसकी वैल्यू वापस पुट करो हमेशा, और फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। फ्रिक्शन आया 5 इंटू, इसमें वापस पुट कर रहे हैं 5 इंटू 9, कितना आया 45 न्यूटन। और तुम चेक करोगे फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता था, 30 न्यूटन। हमने कितना निकाल लिया, 45 न्यूटन। वैसे ही इसको काट देना, ठीक है, वैसे ही इसको काट देना कि ये पॉसिबल ही नहीं है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर एक साथ चलेंगे ही नहीं। और जैसे तुमने इसको काटा, वैसे ही तुमको पता है कि ये सब बकवास है, ये क्या कर दिए हम, ठीक है। वैसे ही तुमको पता है कि मुझे दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग लेना चाहिए था, ये A1 और ये A2, या कोई भी एक A1 और कोई भी एक A2। मुझे दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग लेना चाहिए था। इस बार फ्रिक्शन सक्सेसफुल नहीं है स्लिपिंग को रोकने में, ओके, इस बार फ्रिक्शन सक्सेसफुल नहीं है स्लिपिंग को रोकने में। हमें फ्रिक्शन की क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए थी, मैक्सिमम। फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम लग जाएगा, लेकिन दोनों सेम एक्सेलरेशन से नहीं जाएंगे। अगर फ्रिक्शन को मैक्सिमम पुट करोगे तो 30 = 5 इंटू A1, इसका एक्सेलरेशन आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन को मैक्सिमम पुट करोगे 180 - 30 = 15 इंटू A2, इसका एक्सेलरेशन कुछ और आएगा, यहाँ पर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये आगे चला जाएगा और ये पीछे गिर जाएगा, पीछे छूट जाएगा। लेकिन राइट नाउ इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है और उसका एक्सेलरेशन, वो बेचारा तो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर ही फंसा हुआ है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अगर तुम्हें क्वेश्चंस चाहिए इसके सॉल्व करने के लिए तो तुम मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो thephysics.com पर। मैंने काफ़ी हद तक क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सॉर्ट कर रखे हैं, सारे नीट और जेईई में जो भी आए हैं क्वेश्चन, उनको टॉपिक वाइज सॉर्ट कर रखा है। तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं तो उनको सॉल्व करो, कोई डाउट आए तो पूछो, ओके। चलो।